एक समय था जब उत्तर प्रदेश में निवेशक कतराते थे, आज 50 लाख करोड़ के निवेश के लिए वो तैयार है। अभी देखते कि बिहार में चुनाव था तो 10,000 महिलाओं को मिला और लालच दिया गया था कि 2 लाख तक मिलेगा, मगर जैसे ही चुनाव खत्म उन लोगों को नोटिस भेजा गया और नोटिस भेज को वसूली कराई गई। फिर इतने बड़े बजट का फायदा क्या है अगर वो खर्च नहीं कर पा रहे विभाग? कि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म किया है, गुंडा राज खत्म किया है, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है और हमने धरातल पर उतार कर दिखाया है कि किस तरीके से विकास किया जाता है। रही समाजवादी पार्टी की बात, तो ये मुंगेरी लाल और माफिया इन्हीं चीजों में घिसे पिटे रहते हैं। इनको इससे निकलने की जरूरत है, कैग की रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत है। देखिए, मैं तो अभी सुन रहा था तो मुझे अदम घोड़वी जी की वो लाइनें याद आ गई, जिन्होंने वो लाइन कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गाँव के मौसम गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा के मौसम गुलाबी पढ़ने के लिए आपको कैग की रिपोर्ट नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात होगी उत्तर प्रदेश के बजट की। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पहली बार 2025-26 की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जब आर्थिक स्थिति का ऐसे ब्यौरा दिया गया हो। उन्होंने कहा यूपी अपने आर्थिक लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। यूपी देश की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। यूपी की जीडीपी 9 साल में 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यूपी की प्रति व्यक्ति आय इस साल 1,20,000 होने का अनुमान है। पिछले 1 साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। पेट्रोल डीजल के रेट देश के 1-2 राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। एक समय यूपी में निवेशक निवेश से कतराते थे, अब 50 लाख करोड़ तक का निवेश करने के लिए तैयार है। यह हमारी उपलब्धि है। यूपी का बजट 2017 में 3,47,000 करोड़ था, अब यह 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 8,33,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी, प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4,000 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलॉजी परियोजना में निवेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई जा रही है। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनोबल उत्तर प्रदेश आर्थिक सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। हमने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश के है। हमने प्रदेश की जनता में, प्रदेश की मेधा में अपार संभावनाओं को देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास गाथा की रचना की है। हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से राकेश अहीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, आपने वित्त मंत्री को सुना उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि कितना बड़ा बजट हमने उत्तर प्रदेश का किया, जीडीपी कहां पर थी 2017 में, वहां से कहां तक हम लेकर आ गए। जो अखिलेश जी के समय में था उससे चाहे जीडीपी की बात करें चाहे बजट की बात करें, वो कई गुना बढ़ चुका है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और एक समय था जब उत्तर प्रदेश में निवेशक कतराते थे, आज 50 लाख करोड़ के निवेश के लिए वो तैयार है। देखिए विशाल जी, ये भले मुंगेरी लाल का सपना दिखाएं, मगर हकीकत जब जमीन पे दिखाई देगा तब माना जाएगा। और आप भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 8 साल से इनकी सरकार है। ये तो स्मार्ट मीटर, स्मार्ट सिटी का सपना दिखा के सत्ता में आए थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मगर गरीब किसान मजदूरों के घरों में स्मार्ट मीटर ठोक कर जो है उनके जेब ढीली कर दे रहे हैं। आप यूरिया की 50 किलो की बोरी थी 40 किलो कर दिए। तो ये इनका जो ढांचा है, जो बजट का जो ढांचा है, ये तब माना जाएगा कि शिक्षा को कितना बजट दिया गया, स्वास्थ्य को कितना बजट दिया गया, सड़कों नाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उस पर कितना बजट दिया गया। आप यही गोंडा में देखिए कि किस तरीके से चूहे कूद रहे हैं अस्पतालों में मरीजों के ऊपर, क्या हालत है, जर्जर व्यवस्था, ऑक्सीजन पे वेंटिलेटर के सहारे आज के डेट में उत्तर प्रदेश के अस्पताल हो गए हैं। आप देखिए कि इन्होंने 8 सालों में कुछ ऐसा नहीं किया जो ये बता पाए और गिना पाए कि हमारी 8 साल की सरकार में इन्होंने राजधानी में कुछ किया हो,
ये सिर्फ भले बात करें, मुंगेरी लाल की सपना हसीन दिखाएं, मगर इस बजट में किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं को, खासकर आधी आबादी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात भले करें, मगर आप जानते हैं कि एक भी कुछ ये मिल जाएगा। नहीं बना। अरे राकेश जी, कुछ मिल गया बजट में अगर चुनावों में महिलाओं को, तो आप ये भी तो कहेंगे कि ये चुनावी बजट है फिर। देखिए विशाल जी, हम भी देखें, अभी आप भी देखें, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी देखें कि बिहार में चुनाव था तो 10,000 महिलाओं को मिला और लालच दिया गया था कि 2 लाख तक मिलेगा, मगर जैसे चुनाव खत्म उन लोगों को नोटिस भेजा गया और नोटिस भेज के वसूली कराई गई। तो ये सरकार वही है कि चुनावी जो लॉलीपॉप है वो भले दे दे, मगर किसी के हितैषी नहीं है। ये तो किसानों की आय दुगनी करते करते ये अमेरिका के किसानों की आय दुगनी करने पे हस्ताक्षर कर दिए। 0 और 18 में इनको फर्क ही नहीं है कि 0 और अब बड़ा है कि 18 बड़ा है। चलिए यूपी के बजट तक रहते हैं सीमित, उसी पर चर्चा है। डॉक्टर ऋचा सिंह वो कह रहे हैं गिनवाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पिछले साल बजट में जो कुछ जिन विभागों को दिया गया, ज्यादातर विभाग ऐसे हैं जो उसका 50 से 60% खर्च कर पाए हैं। 45 से 50% वो पैसा खर्च तक नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति क्यों है? फिर इतने बड़े बजट का फायदा क्या है अगर वो खर्च नहीं कर पा रहे विभाग? तो विशाल जी, लगातार बजट को खर्च किया जा रहा है और आज बजट सत्र शुरू हुआ है। 2026-27 के लिए विकास और समृद्धि के नए मार्ग खोलेगा बजट। और अगर आपको बजट को समझना है और पुरानी जितनी भी सरकार ने नीतियां पिछले कुछ सालों में लागू की और विशेषकर 9 सालों में लागू की, अगर आपको उसका अध्ययन करना है तो आपको सबसे पहले कैग की रिपोर्ट उठानी पड़ेगी। और कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तर प्रदेश आज बैलेंस फाइनेंशियल स्टेट है और हम पूरे देश में बैलेंस फाइनेंशियल स्थिति में नंबर 1 की स्थिति पर है। और हम वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 तक बीमारू राज्य हुआ करता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में अपना योगदान देने वाला दूसरा राज्य बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश डेस्टिनेशन है, प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म किया है, गुंडा राज खत्म किया है, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है और हमने धरातल पर उतार कर दिखाया है कि किस तरीके से विकास किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश का समावेशी विकास हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का सेक्टर हो। 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा आज अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो जापान जैसी कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां इन्वेस्टमेंट नहीं आता था क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे रंगदारी किया करते थे। अभी 4 दिन पहले ही एक बड़े उद्यमी ने बताया कि किस तरीके से उनको उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा था, उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को, बेटियों को सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है। और इसके साथ ही अगर हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान, हम 9% का योगदान दे रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो 1,20,000 हो गई है। तो इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण को आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रखा है, क्योंकि हम जो कहते हैं हम उसको करके दिखाते हैं और करने के बाद हम उसका ब्यौरा भी रखते हैं। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया क्योंकि हमने जो किया है हमारे पास उसका डेटा मौजूद है। रही समाजवादी पार्टी की बात, तो ये मुंगेरी लाल और माफिया इन्हीं चीजों में घिसे पिटे रहते हैं। इनको इससे निकलने की जरूरत है, कैग की रिपोर्ट को पढ़ने की जरूरत है और 2017 के पहले किस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया हुआ था उसका आकलन करने की जरूरत है। परिणाम यह है कि 2 बार से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी, जो सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, सैफई परिवार तक सीमित हो गई है, उसको सीमित करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता महिलाओं का मुद्दा उन्होंने उठाया कि क्या महिलाओं के लिए कुछ खास होने वाला है, अब तक कुछ आपने किया है? और दूसरा, जो बिहार में आपने चुनाव से पहले किया था कि 10,000 रुपए डाल दिए, फिर चुनाव खत्म होने के बाद वो 2 लाख रुपए का वादा क्या हुआ उसका पता नहीं चला। विशाल जी, महिलाओं के लिए तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहला जो कार्य हुआ कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हुई हैं और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनमें कन्विक्शन कराने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है, क्योंकि हम 0 टॉलरेंस टू क्राइम की नीति पर चल रहे हैं। और रही अगर नीतिगत आप बात करेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने कामगार महिलाओं के लिए
कारखाना अधिनियम में बदलाव किया और उसको राष्ट्रपति से अनुमोदन कराया। आज महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार ओवर टाइम कर सकती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई और महिलाएं जो पहले केवल जो है घरेलू उत्पाद बनाया करती थी, आज वो हथियार तक बना रही हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित भी हुई हैं, उनको काम मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लाखों महिलाओं को लखपति बनाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण का सिर्फ नारा नहीं देते हैं, हम आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत करते हैं। और अभी जब केंद्रीय बजट आया था तो उसमें भी विशाल जी शी मार्ट की बात की गई थी कि महिलाओं के बने उत्पादों को हम शी मार्ट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उतारने का काम किया है, क्योंकि ये हमारा जो है विजन है। हम विजन को साधते भी हैं और उसको पूरा करके दिखाते हैं। राकेश जी, पूरी लिस्ट उन्होंने गिनवा दी जो आप कह रहे थे कि कुछ नहीं किया। देखिए, मैं तो अभी सुन रहा था तो मुझे आदम गोडवी जी की वो लाइनें याद आ गई, जिन्होंने वो लाइन कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा के मौसम गुलाबी पढ़ने के लिए आपको कैग की रिपोर्ट पढ़ ये कैग की रिपोर्ट पढ़ रही है, मगर एनसीआरबी का डाटा नहीं देख रही कि उत्तर प्रदेश में 10 हत्याएं, 10 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या, रेप जैसी घटनाओं की बाढ़ आ गई है। और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि आपने कितने एम्स बनाए, कितने हॉस्पिटल नए बनाए, स्कूल कितने बनाए उत्तर प्रदेश में 8 सालों में। आपकी ये हालत है कि आपके जल शक्ति मंत्री को आपके ही विधायक बंधक बना लिए। और बंधक इसलिए बनाए कि वो जो 31,000 करोड़ का घोटाला है जिससे पूरे सड़कें खराब कर दी गई, वो आपके ही विभाग के पार्टी के विधायक थे और उन्होंने ही आपके मंत्री को बंधक बनाया था और कहा था कि चलिए आप हकीकत को देखिए कि पूरे प्रदेश में किसी के घर नल नहीं लगा है, किसी गांव में पानी की टंकी नहीं लगी है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। ये स्पष्ट होता है कि आप लोग किसान के साथ, मजदूर के साथ, नौजवान के साथ केवल छलावा का काम कर रहे हैं। और विशाल जी, आप देखिए, ये बजट भले 11 तारीख को जारी होगा, सदन में पेश किया जाएगा, मगर इससे किसी को लाभ मिलने वाला नहीं है। आपने अभी लोकसभा का भी बजट देखा, किसी को लाभ कुछ मिलने वाला नहीं है। राकेश जी, कैसे मिलता है बजट में लाभ? आपकी सरकार ने भी इतने बजट पेश किए हैं, आप तरीका बता दीजिए कैसे बजट से लाभ मिलता है लोगों को। विशाल जी, अच्छा ये बताइए कि हमारी सरकार में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त किया गया था। हमारी सरकार में किसानों की जो है बोरियों से चोरी नहीं की गई थी। ये इनके सरकार में किसानों की बोरियों में चोरी की जा रही है। हमारे यहाँ तो मंडी बनाई गई थी हमारे सरकार में। हमारे सरकार में नौजवानों के लिए हाथों में लैपटॉप बांटने का काम किया गया था। महिलाओं के स्किल डेवलप के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी और किसान, मजदूर, गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनाए गए थे। ये तो सारी चीजें सर, अरे ये तो सारी चीजें सरकार कर रही है राकेश जी। ये जो बातें आपने बताई है तो ऑलरेडी सरकार कर रही है। फिर आप बताइए कि आपने किया और इनने किया, उसमें क्या फर्क है? जो आप कह रहे हो तो सारी चीजें हो रही है। अभी कौन सी चीज बंद हो गई है? कौन सी चीज बंद हो? आपने जितने नाम लिए उसमें से क्या बंद हो गया है? मैं कह रहा हूं कि किसी अस्पताल में आप अपना रिपोर्टर भेज दीजिए, रैबिट का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, रैबिट का इंजेक्शन नहीं है। और हालत आप अस्पतालों का हमसे ज्यादा जानते हैं विशाल जी। ठीक है, क्या हालत है उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का। आप अगर स्पेसिफिक हेल्थ सेक्टर पर ही बात कर रहे हैं तो मैं हेल्थ सेक्टर को लेकर ही पूछ लेता हूं। डॉक्टर ऋचा सिंह, वो कह रहे हैं अस्पतालों की हालत बहुत खराब है, जो बजट है वो वहां तक पहुंचता नहीं है, जो बुनियादी सुविधाएं भी होनी चाहिए अस्पतालों में वो मिल नहीं पाती है। ऋचा जी। विशाल जी, उत्तर प्रदेश का बजट जो 13 लाख करोड़ रुपए का हुआ करता था, आज वो 3 गुना बढ़ के 36 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। और हेल्थ सेक्टर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेष कार्य किए। हमने एम्स दिए और प्रत्येक जिले में हमने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। आपको आंकड़ों को देखना होगा और जमीन पे धरातल पर उतरना होगा। मऊ में जहां ये माफिया मुख्तार अंसारी के फाटक पर मरसिया पढ़ने जाते थे, उस मऊ में हमने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। और आज वहां के लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो उनको फाटक पर मरसिया नहीं पढ़ना होता है, वो जाकर मेडिकल कॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। ये वही समाजवादी पार्टी है। ये तो केजीएमयू में किस तरीके से धर्मांतरण हो रहा था, ये उसको एक शब्द नहीं बोले क्योंकि सपा संरक्षित लोग उसको कर रहे थे। लेकिन आज धर्मांतरण तक का रैकेट का भांडाफोड़ करने का काम
उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, क्योंकि हम केजीएमयू या फिर तमाम जो मेडिकल संस्थान है वहां पर मेडिकल की उच्च शिक्षा उच्च स्तर की हो, वहां पे मरीजों को सुविधाएं मिले, इसके लिए आप कह रही है सुविधाएं हैं, वो कह रहे हैं इंजेक्शन तक नहीं मिलते हैं, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती। विशाल जी, मैं तो कह रही हूं ना कि इसका फैसला तो जनता करती है, इसीलिए जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया, क्योंकि ये कहते कुछ थे करते कुछ और थे। जाके जो है अपराधियों के फाटक पर मरसिया पड़ने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने 67 जिलों में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। हमने 18 रोजगार के लिए क्या कोई विशेष इंतजाम डॉक्टर ऋचा सिंह आपको नजर आएगा इस बार बजट में, रोजगार पैदा करने के लिए? देखिए, रोजगार पैदा करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, और एमएसएमई की इकाइयों की अगर आप बात करें विशाल जी, तो आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई की इकाइयां काम कर रही हैं, जिसके माध्यम से रोजगार का सृजन हो रहा है। 2 करोड़ से अधिक रोजगार अकेले एमएसएमई की इकाइयां दे रही हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर एक जाति विशेष के अपराधी किस्म के लोगों को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता था। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं करा रहा है। हमने 60 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां करके दिखाया है, और सबसे बड़ी बात, हमने उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए सबसे बड़ी पुलिस भर्ती, जिसमें 64,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती हुई, और उसमें विशेष रूप से क्षैतिज आरक्षण दिया गया महिलाओं को, ताकि महिलाओं की पुलिसिंग में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ सके और अपराधियों को सबक सिखाने का काम आज उत्तर प्रदेश की पुलिस तो कर ही रही है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी कर रही है। ठीक है राकेश जी, देखिए जैसे ये कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग का जो चेहरा है वो सबने देखा, किस तरीके से आरओ में अभी कटाव जारी नहीं हुआ और डायरेक्ट रोल नंबर जारी हो गया। छात्र किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, क्या 69,000 के छात्र जिस तरीके से आंदोलन किए लखनऊ में, क्या सरकार ये नहीं दिखाई दे रही है? किस तरीके से छात्रों पे बर्बरता से लाठी पीटी जा रही है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है? ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। मेरठ में दलित बच्ची के साथ दिन दहाड़े अपहरण होता है और उसकी मां की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और वहीं मेरठ में सोनू कश्यप को जिंदा जलाया जाता है। इन्हें नहीं दिखाई दे रही। जौनपुर में कल मुख्यमंत्री के सजाती गुंडे जो है गोली मार देना है एक दलित सोनकर को। इनको ये नहीं पता कि हमारी सरकार में हो क्या रहा। इनको लग रहा है कि बस धर्म के पीछे छुप जाना। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बना है, अभी तक चालू नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि गरीबों का इलाज हो जाएगा उसमें, गरीब भटकेंगे नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाएंगे। विद्यालय की ये हालत है कि 8,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल की मान्यता दे दी गई, 27,000 विद्यालय बेसिक में ताला लगा दिया गया, और ये बात कर रहे हैं कि शिक्षा का बजट होगा। बिना शिक्षा की ये ठीक है। हेल्थ सेक्टर पर पहले उनसे जवाब मैंने लिया, आपने शिक्षा का भी मुद्दा उठाकर बड़ा अच्छा किया। मैं चाहता हूं कि शिक्षा के मुद्दे पर भी वो जवाब दे। जैसी अस्पतालों की हालत, क्या वैसी ही स्कूलों की भी हालत? क्या जो शिक्षकों की संख्या है वो पर्याप्त है? जो सुविधाएं विद्यालयों में मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं? आप ही के सवाल का जवाब दे रही राकेश जी, सुन लीजिए ना विशाल जी। अच्छा एक लाइन और बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 3 महीने से एसआईआर में सारे शिक्षक लगा दिए गए। अब देखिए एक से एक टूटते चले जा रहे हैं। नहीं चल रहा है। ठीक है। अरे सर आपकी भी सरकार होती, एसआईआर करना होता तो आपको भी शिक्षक लगाने पड़ते। आप कहां से लाएंगे लोगों को? वही काम करेंगे और कौन करता है? भर्ती तो करिए शिक्षक की। अच्छा रेचा जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर शिक्षक पढ़ाने की बजाय एसआईआर के काम में उलझे रहेंगे तो वो काम होगा कैसे? ठीक है रेचा जी। नहीं विशाल जी, शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हर बच्चे तक सुलभ हो शिक्षा और आधुनिक शिक्षा पहुंचे, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष प्रयास किए हैं। 75 जनपदों में 2-2 विद्यालयों को मॉडल कंपोजिट विद्यालय मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। 2022 से लेकर 25 तक 2,61,000 से अधिक टैबलेट शिक्षकों को शिक्षण कार्य के लिए वितरण किए जा चुके हैं, ताकि शिक्षा का आधुनिकीकरण हो सके और स्मार्ट शिक्षा बच्चों को दी जा सके। इसके लिए हमने शिक्षकों को सशक्त करने का और उनको स्मार्ट बनाने का काम किया है। 2025-26 में दुर्बल वर्ग के यानी कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं
निजी विद्यालयों में 1,40,000 बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। अलंकार योजना के तहत जितने भी विद्यालय जिनको जर्जर बनाकर चली गई थी समाजवादी पार्टी, उनका नवनिर्माण करने का और उनको विस्तार करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और 2023 से लेकर 25 तक 275 करोड़ रुपए की धनराशि 590 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को आच्छादित की गई है, ताकि वहां पर बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके, विद्यालय स्मार्ट विद्यालय के रूप में विकसित हो सके। लेकिन इनको समझना होगा कि ये तो पीडीए विद्यालय बनाने की बात कर रहे थे, जहां पी फॉर ये क्या पढ़ा रहे थे और डी फॉर क्या पढ़ा रहे थे, अगर बता दे तो फिर लोगों को इनको अभी बहुत बुरा लग जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग अभी ये महिलाओं की बात कर रहे थे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की महिलाएं तो भूल ही नहीं है ना कि आपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो दलित नेत्री थी बहन कुमारी मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस में आपने किस तरीके का कांड किया। भटक जाएगी ना बहस, भटक जाएगी बहस। शिक्षा के मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं, शिक्षा के लिए और क्या किया जाने की जरूरत है। मैंने इनको शिक्षा को लेकर सारे जवाब दे दिए, और अगर अपराध को लेकर जवाब चाहिए तो वो भी कहिए तो मैं दे दूं। और एसआईआर की ये बात कर रहे थे, तो देखिए एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एसआईआर को कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग पूरी जिम्मेदारी से एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न करा रहा है। समाजवादी पार्टी बार बार एसआईआर को लेकर अफवाह फैलाने का काम करती है। मत फैलाइए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ पर जाकर शॉर्ट में राकेश जी, समय मेरे पास कम है, राकेश जी जल्दी से शॉर्ट में। मैं कह रहा हूं, इनसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन घुसपैठिया चिल्ला रहा था बिहार से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक। अरे बजट पर बात कर लीजिए सर, बजट पर राकेश जी, बजट पर, यूपी के बजट पर बात कर लीजिए, समय उसी के लिए मेरे पास सिर्फ। देखिए, यूपी का बजट निराशाजनक बजट है, उसमें कुछ नहीं है। अभी आने तो दीजिए, पहले निराशाजनक बता दिया आपने, अभी तो आया ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बजट में कुछ नहीं मिला। चलिए, उत्तर प्रदेश के लोगों अभी तो बजट पेश होना बाकी है, अभी से कैसे निराशाजनक, अभी आने तो दीजिए, अभी तो आर्थिक सर्वेक्षण आया है। चलिए, समय इतने की इजाजत देता है। जल्द जब बजट पेश होगा एक बार फिर से हम आपके साथ बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो देखेंगे कि वो बजट में कवर होते हैं कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक।